BA सेकेंड ईयर वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। आज का टॉपिक है हमारा रेयॉन, जो कि हम पहले की वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। रेयॉन मानवकृत रेशे का सामूहिक नाम है, उसे रेयॉन कहा जाता है। इसके कुछ गुण यानी रेयॉन के जो कुछ गुण हैं वो कपास से भी मिलते जुलते हैं। रेयॉन को जलाने पर इसमें कपास जैसी गंध व अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं। रेयॉन का अर्थ है सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। रेयॉन का अर्थ है सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। रेयॉन का अर्थ है कि सूर्य की जो किरणें उनको परावर्तित करना होता है। मानवकृत रेशे का निर्माण पेड़ के तने से प्राप्त लुगदी यानी मानवकृत जो रेशा है वह पेड़ के जो तने हैं उनसे प्राप्त लुगदी, कपास, लिंटर्स, बांस, अनाज के दानों से प्राप्त प्रोटीन आदि से होता है। यानी रेयॉन का निर्माण किससे होता है? पेड़ के तने से जो प्राप्त लुगदी होती है, कपास होता है, बांस, अनाज के दानों से प्राप्त प्रोटीन से ही रेयॉन का निर्माण होता है। सूत के निर्माण हेतु इन्हें विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं से होकर के गुजारा जाता है। तत्पश्चात इन्हें रासायनिक घोलों को अत्यधिक बारीक व महीन छिद्रयुक्त नली से, जिन्हें स्पिनिरेट कहते हैं, स्पिनिरेट के छिद्रों में से होकर के इसको निकाला जाता है। और सूत निकालने के पश्चात इन्हें कृत्रिम विधि से सुखाया जाता है। यानी जब इनसे सूत निकल जाता है तो इन्हें कृत्रिम विधि के द्वारा सुखाया जाता है, जिनसे उनकी वांछित लंबाई महीन धागों का निर्माण होता है। रेयॉन का जो धागा होता है वह अत्यंत ही कोमल, चिकना, मुलायम, सूक्ष्म एवं सुंदर होते हैं। ये जो होते हैं वह देखने में रेशम के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। उपभोक्ता कई बार रेयॉन को देख करके सिल्क होने का अनुभव भी प्राप्त करता है, इससे बने वस्त्र सुंदर एवं आकर्षक लगते हैं। रेयॉन जो होता है वह विभिन्न निर्माण विधियों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया, परंतु इनका मूल जो उद्गम होता है वह पौधों से प्राप्त सेल्यूलोज से ही होता है। इनका मूल जो उद्गम होता है वह पौधों से प्राप्त सेल्यूलोज से ही प्राप्त होता है। रेयॉन के जो प्रकार है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कोस और क्रिपोमोनियम, जिसमें पहला आता है नाइट्रोसेल्यूलोज। इस विधि द्वारा सर्वप्रथम सन 1884 में फ्रांस के काउंट हिलेरी ने चार्ट डोनेट ने रेयॉन का निर्माण किया, परंतु यह विधि काफ़ी खर्चीली है, इसलिए रेयॉन के निर्माण में अब इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। इस विधि के कपास के छोटे छोटे रेशों को नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाकर के प्रतिक्रिया की जाती है। नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाकर के इनकी प्रतिक्रिया की जाती है। तत्पश्चात इसे ईथर या एल्कोहल में घोला जाता है, जिससे इसका जो गाढ़ा घोल है वह क्लोडीनियम घोल तैयार हो जाता है, और इस घोल को वांछित छिद्र वाले स्पिनिरेट से होकर के निकाला जाता है, जिसमें सूक्ष्म, कोमल, चमकदार एबिवल लंबाई के धागे हमें प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद आता है विस्कस, यानी रेयॉन के प्रकारों में ही सेकंड आता है हमारा विस्कस। इस विधि द्वारा बनाए गए रेयॉन के रस अच्छे, सुंदर, कोमल, आकर्षक एवं सस्ते होते हैं। इस विधि का आविष्कार सन 1882 ईस्वी में इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक है वेवन क्रॉस व मेंडल ने किया था। इस विधि में कपास, लिंटर्स, बांस तथा लकड़ी के गुद्दे व कास्टिक सोडे से प्रतिक्रिया की जाती है, जिससे ये
जिससे कि ये क्षारीय सेल्यूलोज में जिससे कि जो क्षारीय सेल्यूलोज है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तत्पश्चात इनके बाद इनसे विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाएं कराई जाती है। घोल को स्पेनीवेट के छिद्रों में से होकर के निकाला जाता है, वह धागे प्राप्त किए जाते हैं। यह विधि काफ़ी सस्ती होती है। वर्तमान के जो समय में इस विधि से मोजे, रुमाल, बनियान व अन्य वस्त्र बनाए जा रहे हैं। और रेयॉन के प्रकारों में तीसरा प्रकार आता है क्रिपोमोनियम विधि। इस विधि के द्वारा रेयॉन का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक जो हैं LH देस्पिजिन ने सन 1890 ईस्वी में किया। रुई होती है उसकी पट्टियाँ व लकड़ी की लुगदी को कास्टिक सोडे एवं सोडा ऐश में डाल करके उबाला जाता है। इसके बाद क्लोरीन से ब्लीच करके उन्हें सूखने हेतु उन्हें छोड़ दिया जाता है। अतः अमोनियम व क्यूफ्यूरिक ऑक्साइड के साथ घोल को गाढ़ा किया जाता है और जो कि स्पेनीवेट के छिद्रों में से फिर उसे निकाला जाता है। क्रिपोमोनियम ऑक्साइड तथा अमोनियम के नाम से ही इसका नाम रेयॉन भी या क्रिपोमोनियम रेयॉन भी कहा जाता है। इस विधि से क्रिपोमोनियम जो विधि है उस विधि से अत्यंत सुंदर, महीन, चमकदार, कोमल एवं आकर्षक वस्त्र तैयार किए जाते हैं। फलतः सुंदर एवं आकर्षक वस्त्रों का निर्माण होता है। इस प्रकार रेयॉन की 3 विधियां जो है नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस और क्रिपोमोनियम विधि से भी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अब आता है रेयॉन की विशेषताएं। रेयॉन की विशेषताओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है, भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। पहला आता है भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत हमारा संगठन कि रेयॉन चाहे जिस भी विधि से निर्माण किए जाएं, इसका जो मूल आधार होता है वह पौधों के भीतर पाए जाने वाला पौधों के बीच में पाए जाने वाला सेल्यूलोज होता है। फिर आता है भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत ही हमारा सूक्ष्मदर्शीय संरचना एवं उसका रूप। रेयॉन की सूक्ष्मदर्शीय संरचना उसकी निर्माण विधि पर निर्भर करती है। विस्क्रॉस रेयॉन की अनुप्रस्थ काट सूक्ष्मदर्शी जो यंत्रों से देखने पर दांतेदार किनारीदार धारियां दिखाई देती हैं। अनुप्रस्थ जो काट है उसमें यह छड़ जैसा दिखाई अनुप्रस्थ काट में यह एक छड़ जैसा दिखाई देता है रेयॉन, जिससे पतली पतली धागे के समान धारियां पूरी जो लंबाई है उसमें दिखाई देती है। ये धारियां चमकदार दिखती हैं। कम चमक होने के कारण इनकी दशा छोटे छोटे काले धब्बे भी दिखाई देते हैं। अब आता है इसकी रेयॉन की भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत रेयॉन की लंबाई। मानवकृत रेशा होने के कारण इसे प्रयोजन के अनुसार छोटे रेशे तथा एबिरल लंबाई के रूप में भी छोटे रेशे व एबिरल लंबाई के रूप में इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। रेयॉन को लंबे रेशे जो होते हैं वह फिलामेंट के बने होते हैं। लंबे जो रेशे होते हैं वह फिलामेंट के बने होते हैं। यह अत्यंत सुंदर रेशम के समान दिखाई देते हैं। इन्हें टोबी कहा जाता है। इन रेयॉन के रेशे को टोबी कहा जाता है। इसमें विभिन्न रेशों के साथ मिलाकर के विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। फिर आता है भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत ही हमारा व्यास। स्पेनीवेट के छिद्रों के आकार में परिवर्तन लाकर उन्हें नियंत्रित करके रेयॉन के रेशे को समान व्यास वाला बनाया जाता है। रेयॉन का जो व्यास है उसमें विभिन्नता लाने के लिए उनमें दबाव परिवर्तित करना होता है, जिससे गाढ़ा घोल जो होता है वह स्पेनीवेट के नियंत्रित प्रवाह से निकलते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यास का रेशा बनाया जाता है। कुछ रेशे अत्यंत बारीक होते हैं जिसमें एक सूत निर्माण के लिए 100 से 150 बारीक रेशे की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आता है भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत ही मजबूती। रेयॉन के रेशे ऊन की अपेक्षा अधिक मजबूत ऊन होता है उसकी अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं, परंतु सिल्क की अपेक्षा जो सिल्क होता है उसका 1/3
कम मजबूती रखते हैं। सूखी अवस्था में ये बहुत अधिक मजबूत हो सूखी अवस्था में तो रेयॉन का रेशा बहुत मजबूत होता है, परंतु गीली अवस्था में इसकी मजबूती 40 से 70% तक कम हो जाती है। फिर आता है भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत ही चमक। रेयॉन का रेशा काफ़ी चमकदार होता है, अतः इसकी चमक को कम करने के लिए रेयॉन के रेशे की चमक को कम करने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड, लवणीय तेल आदि में डाला जाता है। परिधान के प्रयोजन के अनुसार इसकी चमक कम, अधिक तथा मंद व फीकी की जा सकती है। फिर भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत ही अगला पॉइंट है हमारा रंग। सामान्यतः रेयॉन का रेशा श्वेत यानी सफ़ेद रंग का होता है, परंतु भिन्न भिन्न रंगों में इसे बनाया जाता है। घोल जो होता है उसमें वांछित रंग डाल करके फिर स्पेनीवेट से उन्हें निकाला जाता है। इस प्रकार की रंगाई से रेशे के भीतर तक रंग प्रवेश कर जाता है, जो स्थायी बने रहते हैं। कताई करते समय विस्क्रॉस रेशा पीला, एसीटेट रेशा रंगहीन तथा क्रिप्टोमोनियम जो रेशा होता है वह सफ़ेद हो जाता है। इसके बाद आता है ताप एवं विद्युत संवाहकता। रेयॉन के निर्माण की विधि पर इसकी ताप एवं विद्युत संवाहकता निर्भर करती है। क्रिप्टोमोनियम रेशा ताप का अच्छा कुचालक होता है, साथ ही इसके रेशे क्रिप्टोमोनियम जो रेशा होता है उसके रेशे अत्यंत बारीक होते हैं, अतः वस्त्र काफ़ी हल्के एवं सुंदर होते हैं। ये वस्त्र गर्मी के लिए ये वस्त्र अनुकूल रहते हैं। ये त्वचा में शीतलता को प्रदान करते हैं। फिर होता है विस्कोस रेशा। विस्कोस जो रेशा होता है वह ताप का अच्छा कुचालक होता है, परंतु इनके रेशे क्रिप्टोमोनियम से थोड़े मोटे। क्रिप्टोमोनियम जो रेशा होता है वह तो बिल्कुल बारीक होता है, और विस्कोस जो रेशा होता है क्रिप्टोमोनियम की अपेक्षा थोड़ा मोटा होता है, जिससे भारी वस्त्रों का निर्माण होता है। वस्त्र के भारीपन के कारण त्वचा को कम शीतलता प्रदान करते हैं, परंतु इनमें नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। जो विस्कोस जो वस्त्र होते हैं उनमें नमी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। फिर आता है एसीटेट रेयॉन। एसीटेट रेयॉन जो कि ताप के बुरे संवाहक होते हैं, अतः इनमें विभिन्न परिधान गर्मी के मौसम के लिए अनुपयुक्त रहते हैं। गर्मी में पहनने से पसीना सोखने के कारण त्वचा चिपचिपी हो जाती है। वह आर्द्र एवं नम मौसम में इनसे बने परिधान पहनने में कष्टदायक प्रतीत होते हैं। ताप एवं विद्युत संवाहक के अभाव में ये वस्त्र स्थैतिक विद्युत प्रवाह का निर्माण करते हैं, और सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन का उपयोग गर्म वस्त्र के नीचे लगाए जाने वाले अस्तर के रूप में काम आता है। अब आता है इसके बाद रेयॉन की रासायनिक विशेषता। रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, ब्लीच का प्रभाव, रंगों का प्रभाव और पसीने का प्रभाव। जिसमें रासायनिक विशेषता के अंतर्गत पहला पॉइंट है हमारा अम्ल का प्रभाव। सांद्र एवं शक्तिशाली खनिज के ठंडे एवं गर्म घोल सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रेशे को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। कार्बनिक अम्ल जैसे कि ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ये भी रेयॉन के रेशे पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके संपर्क में आकर के रेशे कमजोर एवं निर्मल पड़ जाते हैं। यानी कि कार्बनिक अम्ल जैसे ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, इनके संपर्क में आकर रेयॉन के जो रेशे हैं वह निर्बल और कमजोर हो जाते हैं। एसिटिक अम्ल का विस्कोस एवं क्रिप्टोमोनियम रेयॉन पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। यानी विस्कोस एवं क्रिप्टोमोनियम जो रेशा होता है उस पर एसिटिक अम्ल का कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु एसिटिक रेयॉन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फिर आता है रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत हमारा क्षार का प्रभाव। तीव्र शक्तिशाली एवं गर्म क्षार के घोल रेयॉन के रेशे को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। यानी तीव्र जो शक्तिशाली जिनमें क्षार की मात्रा अधिक होती है वह गर्म क्षार के घोल रेयॉन के रेशे को नष्ट कर देते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड के संपर्क में आकर रेयॉन में तनाव की जो सामर्थ्यता होती है उनमें नष्ट हो जाती है। अमोनियम, बोरेक्स, कड़े साबुन, घोलक, शोधक पदार्थ, फास्फेट आदि के उपयोग से इनकी चमक भी समाप्त, यानी रेयॉन की चमक भी समाप्त हो जाती है। साबुन या शोधक पदार्थों से रेयॉन की चमक नष्ट हो जाती है, इसलिए धुलाई करते समय हमें मृदु एवं नरम साबुन प्रयोग में लेने चाहिए। फिर आता है रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत हमारा ब्लीच का प्रभाव।
सूती वस्त्रों के समान ही रेयॉन के वस्त्रों पर हल्के मृदु ब्लीच जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। फिर आता है रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत ये हमारा रंगों का प्रभाव। क्रिपोमोनियम एवं विस्कोस रेयॉन के रंगों के प्रति उनका गहरा सादृश्य होता है, यानी क्रिपोमोनियम और विस्कोस जो रंग होता है ये रंगों के कुचालक होते हैं। इस कारण इन पर सभी रंग चढ़ जाते हैं। विस्कोस और क्रिपोमोनियम जो रेयॉन होता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी रंग चढ़ाया जा सकता है, वह खिलते हैं रंग और उन वस्त्रों पर रंग पक्का भी चढ़ता है। ऐसे किसी भी रंग को सुंदर एवं आकर्षक डिजाइनों में रंगा जा सकता है। साथ ही रंग धूप, धुलाई, प्रकाश, पसीना, वातावरणीय हवा आदि से अप्रभावित भी रहता है तथा लगातार प्रयोग के पश्चात भी इन्हें वही चमक व रंग बना रहता है। इसलिए ये पर्दे एवं परिधान के लिए उपयुक्त रहते हैं। परंतु एसीटिक जो रेयॉन होता है उसको रंगना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इनकी जो सोखने की क्षमता होती है वह बहुत ही कम होती है। इस पर सभी प्रकार के रंग न तो चढ़ते हैं और न ही उन पर रंग पक्के होते हैं। फिर आता है रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत हमारा इसमें पसीने का प्रभाव। रेयॉन में पसीना सहन करने का अद्भुत व विलक्षण गुण विद्यमान रहता है और पसीने से इनका रंग गुण, मजबूती, चमक आदि का भी इन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ये था रेयॉन की भौतिक एवं रेयॉन को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कोस और क्रिपोमोनियम। और रेयॉन की विशेषता को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया था, भौतिक व रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत पड़ा रंग, चमक, उनका संगठन, सूक्ष्मदर्शीय संरचना, एसिटिक रेयॉन, व्यास, लंबाई, मजबूती, प्रत्यास्कंदता। फिर रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत ही पड़ा अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, ब्लीच का प्रभाव, पसीने का प्रभाव और रंगों का प्रभाव। जो बड़े जो रेशे होते हैं उन्हें फिलामेंट के रेशे भी कहा जाता है। फिलामेंट को टोवी कहा जाता है। फिलामेंट का जो लंबे रेशे होते हैं उनको फिलामेंट या टोवी कहा जाता है। ये था रेयॉन।